अगर तुम्हें लगता है कि इतना आहिस्ता खाना खाकर तुम हिसाब किताब से बच जाओगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है डार्लिंग। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। हाथ तेज़ चलाओ, वरना भूखे पेट ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मैं अपनी नई नवेली बीवी पर कोई जुल्म करूं। वो खुद ही अपने हाथों से नवाले बनाकर इसे खिलाने लगा। तो इसकी बात सुनकर जहां दानीर की हालत खराब हुई थी, वहीं दुलकर के लबों पर आने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। आप थक गए होंगे ना, कल सारी रात भी आप काम करते रहे। वो इसकी थोड़ी देर पहले वाली बेबाकियां याद करते हुए बेहद कम आवाज में बोली, तो इसे पूरी तरह से कान लगाकर इसकी बात सुननी पड़ी थी। नो डार्लिंग, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। कल रात अज़न कबीर के घर पर भरपूर नींद पूरी की है मैंने। और वैसे भी थकन उतारने के लिए मेरे पास अब एक अदद वाइफ है, जिसका फ़र्ज़ है मेरी थकन उतारना। वो इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता, इसके कानों की लो को हल्का सा अपने दांतों में दबा गया था, जिस पर वह हल्की सी सिसक कर पीछे हटी। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी से ये दबी दबी सी आवाज़ें, तुम मुझे खुद अपनी तरफ मतवज्जो कर रही हो। ये ना हो कि मैं तुम्हारे खाने तक का भी इंतज़ार ना करूं। दिलकर इसके कान में अब गंभीर आवाज में सरगोशी करता, इसके कान से नीचे वाली जिल्द पर हल्की सी अपनी मूंछों का लम्स बिखेरता। इसकी रीढ़ की हड्डी में मीठी सी झंझनाहट दोहरा गया था, जबकि इसकी हालत इसे मजा दे रही थी। आखिरी नवाला लेने की देर थी कि वह अगले लम्हे का इंतजार किए बगैर ही इसे अपनी बाहों में उठाए बेडरूम की तरफ कदम भरा गया था, जबकि दानीर फौरन ही इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। दुलकर बात सुने, प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले। वो इसे उठाकर कमरे में लेकर आया था। अंदाज ऐसे था जैसे वो इसे छोड़ेगा नहीं, और छोड़ने वाला वो लग भी नहीं रहा था। मैं बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ, कुछ और सुनाना चाहो तो मुझे एतराज नहीं। वो इसे बेड पर लटाते हुए इसका दुपट्टा एक झटके में खींचकर दूर फेंक गया था। तहनीर ने फौरन अपने हाथ सीने पर रखते हुए खुद को इसकी बेपाक निगाहों से बचाना चाहा, लेकिन इसके इस अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए इसके दोनों हाथों को थाम चुका था। मुझ पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है, वो कहते हुए एक झटके में इसे अपने करीब करता इसकी गर्दन पर अपने बेबाक बोसों का लम्स बिखेरने लगा था। अंदाज बेबाकी से भरपूर था, वो हासा बेशर्म था। इतना दानीर को समझ आ चुका था, और वह मजीद बेशर्मी पर उतरते हुए इसकी फ्राक की जिप नीचे तक खोल चुका था। इसके कंधों से पर्दा हटाते हुए वो इसे मजीद अपने करीब खींचता, अपने लबों को इसके नाजुक सिरापे पर बेबाकी से छोड़ने लगा था। इसके लबों की बेबाक हरकत दानीर को बुरी तरह बौखलाहट में मुब्तला कर रही थी। वैसे तुमने बात क्या करनी थी? वो एक झटके में इसे छोड़कर जरा पीछे फासले पर होता बेबाक निगाहें इसके सिरापे पर डालता रहा। इसकी शरारत समझकर वो शर्म से पानी पानी होती निगाहें तक नहीं उठा पा रही थी। लगता है तुम कुछ भी नहीं कहना चाहती। खैर, अच्छी बात है, वक्त पर बात नहीं करना चाहेंगे। इसकी खामोश रहने पर वो मजीद बेशर्मी से इसके करीब आता, बेहद मोहब्बत से इसकी गर्दन से नीचे अपने लब रखने लगा था। आप बहुत ही बेशर्म इंसान हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इसके पास आने पर वो इसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी, तो दुलकर ने फौरन थोड़ा सा फासला बनाया था, और फिर जिस अंदाज में वो मुस्कुराया था वो फौरन ही इसके सीने में छुपी थी, जैसे वो इसकी निगाहों से बचना चाहती हो। तुम्हें इस वक्त बातें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम बातें करके सिर्फ एक दूसरे का वक्त बर्बाद करेंगे, और मैं तो एक लम्हा भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी इस वक्त बातों में वक्त बर्बाद करना भी नहीं चाहिए। जब शोहर के जज्बात अरूज पर पहुंच चुके हों, तो बीवी को अच्छी मददगार बीवियों की तरह तावन करना चाहिए। वो इसके लबों पर छोटे छोटे बोसे देता, इसके लबों के भीगे लम्स को खुद पर महसूस कर रहा था, जब अचानक ही जेब में पड़ा इसका मोबाइल बजा। आपका फोन बज रहा है, इसने इतनी तेजी से कहा था कि दुलकर को शक गुजरा कि फोन पहले बजा था या इसकी आवाज पहले आई थी। उठाइए, कोई जरूरी कॉल होगी। वो बुरी तरह से कांपते हुए साइड पर पड़े कंबल को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए करीब कर चुकी थी। नहीं प्लीज, मैं कोई नाशुक्रा इंसान नहीं हूँ। पहलू में इतना हसीन वजूद हो और मैं फोन कॉल पर मसरूफ रहूँ, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा गुनाह मैं नहीं करूँगा। वो फौरन जेब से निकालते हुए फोन एक तरफ फेंकता, ये जहमत भी नहीं कर रहा था कि देख ले फोन किसका है, देख तो ले, कोई जरूरी कॉल हो सकती है। इसे कंबल खींचते देखकर वो फिर से मिनटों पर उतर आई थी।
तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं इस वक्त। मैं अपनी बीवी को नाराज थोड़ी ना करूंगा। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ इसका बाजू दबोचता कम्बल छीन कर दूर फेंक चुका था। कसम से मैं नाराज नहीं हूँगी, आप प्लीज फोन उठा ले। वो बुरी तरह से लड़सते हुए मिंटू पर उतर आई थी, जब अचानक ही दुलकर ने इसके हाथ को दूर करते हुए इसकी टांग पर हमला करते हुए इसकी टांग पकड़कर अपनी तरफ खींची थी। वो एक लम्हे में इसके नीचे आ चुकी थी, जबकि कांपना लड़सना अब भी जारी था। कमल को छीन कर दूर फेंकते हुए वो इसके नाजुक कंधों से लिबास का बोझ एक दफा फिर से हटा गया था। इस वक्त मैं डिस्टर्बेंस बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ। सो मुझे ना तो किसी के फोन कॉल सुननी है और ना ही तुम्हारी म्याऊं म्याऊं। इस वक्त तुम्हारी मीठी मीठी दबी दबी सरगोशियों के अलावा मुझे कुछ भी सुनने की ख्वाहिश नहीं है। वो कहते हुए एक दफा फिर से इसके नाजुक सिरापे को अपनी जारहाना गिरफ्त में ले चुका था। जब फोन फिर से बजा, इसने गुस्से से फोन को घूरा, फिर इग्नोर करते हुए निगाहों का जाविया दोबारा से बदला। बेबाकी से इसके वजूद की दिलकशी में खोने लगा। जब फोन फिर से बजा, मैंने बोला ना कोई जरूरी कॉल होगी। इसे अपने नीचे से फिर से बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। दुनिया की कितनी ही जरूरी कॉल क्यों ना हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती मेरी मानो बिल्ली। वो एक नजर इस पर डालता, परसुकून अंदाज में कहता। फोन अपने करीब खींच चुका था, लेकिन इसे अपने नीचे से हिलने न दिया था। इस तरह मेरे नीचे मचल मचल कर तुम मेरे जज्बात को मजीद भड़का रही हो। अगर अपनी हैरियत चाहती हो तो चुपचाप यहीं पर ही रहो। वो जो हल्की फुल्की मजाहमत करते हुए मचल रही थी, इसके कहने पर तीर की तरह सीधी हुई। अब तो मौत का फरिश्ता भी नजर आ जाए तो दानिर ने हरकत नहीं करनी थी, जबकि अपने मोबाइल पर अरहान की कॉल आते देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ था। ये बेगैरत आदमी मुझे फोन क्यों कर रहा है? इस वक्त कोई भी फोन कर सकता था, लेकिन ये नहीं। तेरी मौत आई है तो मेरे हाथों मरना चाहता है। भाई खुदकुशी कर लेता, मेरे हाथों कत्ल होना जरूरी तो नहीं। अभी वक्त बर्बाद मत कर, कल मिलता हूँ तुझसे। वादा करता हूँ आज के बाद दोबारा किसी को ऐसे लम्हात में तो तंग नहीं करेगा। वो खुद से सिर्फ बोला नहीं दहाड़ा था, जबकि दूसरी तरफ अरहान ने फोन अपने कान से तकरीबन कोई 1 फीट दूर तक हटाया था। मुझे कोई शौक नहीं है तेरे से बात करने का और ना ही तेरे हाथों मरने का मेरी जान। आईजी साहब मीटिंग करना चाहते हैं इसी वक्त। उन्हें कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, कुछ खास डिस्कशन करनी है। मैं मसरूफ़ हूँ, इसने गुस्से से चिल्लाकर कहा था, जबकि अपने नीचे हल्की सी हरकत महसूस करके इसने दोबारा दानिर को घूरा था, जो इसके भारी भरकम वजूद से निकलने के लिए हल्का हल्का सिरक रही थी, लेकिन इसके घूरने पर फौरन ही पत्थर का बुत बन गई थी। पुलिस की नौकरी ज्वाइन करके अपनी जिंदगी पर पहले क्या कम मुसीबतें डाली थी, जो तुम भी मेरी मुसीबतों में इजाफा कर रही हो। इसने घूर कर इसे देखा था, जबकि अरहान ने पूरे कान लगाकर इसकी बात सुनी थी। तू भाभी के साथ है? अफसोस हुआ, लेकिन अब तो सर बुला रहे हैं, जल्दी से आ जा। मैं कोशिश करूंगा मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए। मैं वीडियो कॉल ऑन करता हूँ, जल्दी लैपटॉप लाओ। वो कहते हुए फोन काट गया था, जबकि दुलकर अरे अरे करता रह गया। ये आदमी मेरे हाथों कत्ल होगा, सोने की जरूरत नहीं। अपनी जान छुड़ाकर तुम्हारी जान अजाब करूंगा। वो इसकी थोड़ी को अपनी 2 उंगलियों में थामता, अचानक इसके लबों पर झुकता। इसकी सांसें घोट गया था, जबकि इसके जाने का सुनकर दानिर को लगा इसकी सारी दवाएं कबूल हो गई हैं। इसके उठते ही इसने गहरी सांस ली थी, जैसे इसके नीचे मरने वाली हो गई हो। अपनी नाजुक सी जान प्यारी है तो सोने की गलती मत करना, आता हूँ मैं। इसे थोड़ा सा पीछे हटते हुए खुद पर कमल उड़ाते देखकर वो इसको भावर करवा गया था कि इसके सोने पर वो किस तरह से पेश आएगा, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई। वो खामोशी से निगाहें स्क्रीन पर जमाए हुए था, जहां डीआईजी साहब कॉन्फ्रेंस कॉल पर बैठे हुए थे, जबकि स्क्रीन के आधे साइड पर इसका जिगरी यार अरहान बैठा हुआ था। अगर इस वक्त वो किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता था तो ये इसका दोस्त नमा दुश्मन था। काश वो इस वक्त करीब होता तो वो इसकी हड्डियां तोड़कर दोस्ती का हक अदा करता, लेकिन वो काफी दूर बैठा था। इस वक्त अपने भड़कते जज्बात पर काबू पाना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ वही समझ सकता था। अफसर दुलकर, आपने इतनी रात के ये मीटिंग क्यों रखी? अभी अभी आपकी शादी हुई है, एक तो आप छुट्टियां नहीं ले रहे, ऊपर से आप अपने काम को लेकर इतने ज्यादा सीरियस है। कम से कम थोड़े दिन अपनी वाइफ के साथ गुजारे, ये काम शाम तो होता ही रहेगा। और वैसे भी इस काम पर तो हम अगले महीने से नजरसानी करने वाले थे। सामने बैठे डीआईजी साहब बोले तो इसने हैरत से इन्हें देखा था।
दूसरी निगाह अरहान पर जमाई थी, जिसने अभी तकरीबन 2 मिनट पहले फोन पर इसे कहा था कि जल्दी से वीडियो कॉल पर आ, आईजी साहब मीटिंग करना चाहते हैं। वह कोई बहाना सुनने को तैयार ही नहीं है। साले कुत्ते बेगैरत, कम से कम 1 महीने तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, वरना तेरे मुंह के अंदर एक दांत नहीं छोड़ूंगा। इसने अगले ही लम्हे अपना मोबाइल फोन उठाते हुए कुछ टाइप करके सेंड किया था, जिसे पढ़ते ही अरहान का कहका गूंजा। लेकिन फिर एहसास हुआ कि सामने कोई आम आदमी नहीं बल्कि इनका आईजी बैठा है, इसीलिए इसे कंट्रोल करते हुए वो गला खंगार कर सीधा बैठा था। चले इंस्पेक्टर दुलकर, बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। आपने इस केस पर काम शुरू कर दिया है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप वो वाहिद अफसर हैं जिसके लिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि काम से पहले बाकी हर चीज़ बाद में। जी सर, मैं दावे से कह सकता हूँ मेरा दोस्त के लिए सबसे पहले अगर कोई चीज़ अहमियत रखती है तो वो काम है। हमने सरफराज चौधरी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, इसके एक एक मूवमेंट पर हम काम कर रहे हैं। अरहान ने बोलना शुरू किया तो वह भी इसकी तरफ मतवज्जो हो गया था, जबकि कमरे के दरवाजे से झांकता हल्का सा नीला आंचल इसे बार बार अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था। वो बार बार दरवाजे से झांक कर इसे देख रही थी, ये सोच ही इसके अंदर के जज्बात को भड़का रही थी। तकरीबन 1 मिनट में कोई 10 दफ़ा इसकी निगाहें दरवाजे की तरफ गई तो इसे अपने मोबाइल पर हल्की सी बीप महसूस हुई। इसने अगले ही लम्हे अरहान का मैसेज खोलकर चेक किया था। अल्लाह अल्लाह, यहाँ अरेंज मैरिज में बंदा दरवाजे से नजरें नहीं हटा रहा। अगर खुदा वास्ता किसी अल्लाह की प्यारी को तुझसे मोहब्बत हो जाती तब तो। अरहान, जो पूरी तरह से अपनी बात करने में मसरूफ था, इसके घूरने पर हल्की सी आंख दबाता दोबारा अपने पॉइंट्स क्लियर करने लगा था, जबकि दुलकर की निगाहें ही नहीं बल्कि इसके दिल की धड़कन भी शायद दरवाजे से झांकते नीले आंचल से लिपट रही थी। एक तो अरेंज मैरिज थी, ऊपर से वो इससे हद से ज़्यादा शर्माती थी। गुर्बत की एक ही रात गुजरी थी और दुलकर को लग रहा था जैसे वो इश्क में बरसों से जल रहा है। गुर्बतों और मोहब्बतों से भरी एक रात इसके साथ गुजारकर 3 रातें इसे जलाकर मुकालबे की रस्म अदा करके वो वापस आई थी, और ऐसे में इसके दोस्तनुमा दुश्मन ने बीच में मीटिंग का शोशा छोड़कर इसके जज्बात को भड़का दिया। अगर मीटिंग खत्म होने से पहले वो सो गई तो वह जगाएगा कैसे। मीटिंग से ज्यादा इसका ध्यान दरवाजे की तरफ जा रहा था, जहां से अब नीला आंचल नहीं झांक रहा था। दानिर, अपने अंदर उठते तूफान पर पागल होते इसने आखिर इसे आवाज दे डाली थी। नहीं, आज की रात वो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसने पहले हाथ बढ़ाकर अपना माइक बंद किया था। हाँ, वो नहीं चाहता था इसकी छोटी सी जीभी किसी गैर मर्द के कान तक पहुंचे। वो नहीं जानता था वो इसके लिए इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा है। हालांकि इसके लिए ये सारी हरकतें कंजर्वेटिव और नैरो माइंडेड थी, लेकिन अपनी मलकियत में आई औरत के लिए वो अपने जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। जी, वो गहरे नीले लिबास पर दुपट्टा बहुत अच्छे से सर पर लिपेटे कमरे से बाहर निकली थी। इसे देखते ही दुलकर को एक दफा फिर से अपने जज्बात में आग दहकती हुई महसूस हुई थी। चाय बना दो, वो इसे सर से पैर तक गहरी बेबाक निगाहों से देखते हुए बोला तो वो अगले ही लम्हे हाँ में सर हिला गई थी। ओपन किचन था, वो इसके बिल्कुल सामने ही थी, जबकि वो एक दफा फिर से स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। अगर कुछ कहना हो तो इशारे से कहना, मैं मीटिंग में हूँ, मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी बीवी की आवाज़ कोई गैर मर्द सुने। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि वो इसकी बात पर उलझती सिर्फ गर्दन हिला गई थी। जबकि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो लैपटॉप अपनी गोद में रखे हुए अब एक निगाह लैपटॉप पर तो दूसरी किचन में काम करती अपनी बीवी पर डाल रहा था। रात का 1:30 बज रहा था और इस वक्त इसे सिवाय अपनी बीवी के और किसी चीज़ की तलब न थी। सॉरी सर, कोई नेट इशू हो गया था। अब बोले, आप क्या कह रहे थे। वो माइक ऑन कर चुका था। इट्स ओके दुलकर, अरहान प्लीज़ कंटिन्यू। वह इसे देखते हुए दोबारा से अरहान की तरफ मुतवज्जो हुए, जबकि इसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फिर से चमकता हुआ अरहान का नाम देखा था। आईजी साहब 2 बीवियों का एक्सपीरियंस रखते हैं, कम से कम इनके सामने तो ये सस्ता बहाना मत मार। यकीन कर, अगर तू ये कह देता सर बीवी को देखने के लिए आंखें बेकरार हो रही थी, वो हरगिज़ तेरे बारे में गलत ना सोचते। आखिरकार नया शादीशुदा हुआ है तू। वो मैसेज पर अगर बिना किसी भी तरह का रिएक्शन दिए फ़ोन एक साइड पर रख चुका था। जब इसे लैपटॉप की दूसरी तरफ हल्की सी हरकत महसूस हुई, वो इसे इशारे कर रही थी। बल्कि इशारे भी क्या कर रही थी, वो तो बस हल्का हल्का सा हाथ हिलाते हुए
इसे बताने की कोशिश कर रही थी कि चाय बन चुकी है। इसे समझ नहीं आ रहा था वो फर्माबरदार ज़्यादा थी या मासूम ज़्यादा थी। इसने सर हिलाते हुए इसे चाय लाने का इशारा किया तो वो फौरन ही चाय का मग उठाते हुए जुबान से तो क्या पैरों से भी आवाज़ पैदा किए बिना इसके करीब आई थी। टेबल पर बिल्कुल सामने इसने इसके चाय का कप रखा तो वह माइक फिर ऑफ कर गया था। अपने लिए नहीं बनाई चाय। वह इसके बड़े से दुपट्टे से अजीब सी जलन महसूस कर रहा था। इसके दिल में अजीब सी ख्वाहिश जागी थी कि जिस तरह से ये दुपट्टा इसके वजूद के साथ लिपटा है, इस दुपट्टे को हटाकर वो लिपट जाए। तानीर का यूं अपने सामने पर्दा करना इसे अच्छा नहीं लगा था। इसके सामने इतने पर्दे, हालांकि वो शादी की पहली रात ही हर तरह के पर्दे हटा गया था। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? इसने फिर से सवाल पर इसने नफी में सर हिलाया था। फिर हाथ के इशारे से भी बताया था कि इसने अपने लिए चाय नहीं बनाई। तुम बोल सकती हो, मैंने कॉल म्यूट की हुई है। वो मुस्कुराकर बोला था। इसकी बीवी एक ही बार में इसकी बात समझ चुकी थी। इसे अच्छा लगा था। वो आगे जिंदगी में भी इसी तरह इसकी फरमादारी की उम्मीद रखता था। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बोलना, वो बड़ी मासूमियत से बोली थी। क्यों कुछ नहीं बोलना? मैंने तुमसे सवाल किया है, अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई तुमने? वो चाय का कप उठाकर अपने लबों से लगा चुका था। मैं नहीं पीती रात को चाय, नींद नहीं आती। अब की दफ़ा इसने फौरन वजह बताई थी। अच्छा, तुम्हें चाय पीने से नींद नहीं आती? वेरी गुड, पियो ये चाय, और जब तक ये मेरी मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक सोने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद मैं खुद ही तुम्हें सोने नहीं दूंगा, बल्कि अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहीं बैठो मेरे सामने, दोनों इकट्ठे चलेंगे। वो जिस तरह बार बार आंखें झपका रही थी, वो समझ चुका था कि इसे नींद आ रही है। वो आज की रात अपनी बीवी को अपने जज्बात का कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। वो 2 घूंट लेटा कब इसकी तरफ भराने लगा, जो कुछ हिचकिचाते हुए इसने पकड़ लिया था, और आंख के जरा से सख्त इशारे पर वो इसे पीने पर मजबूर हो गई थी। जब इसके मोबाइल पर फिर से मैसेज बजा, इसने स्क्रीन पर एक नज़र अरहान को देखा था। आईजी मजाक उड़ा रहा है तेरा, कह रहा है अब पता चल रहा है इंस्पेक्टर दुलकर शादीशुदा हो गए हैं। अब की दफ़ा नेट वाला बहाना मत दोहराना। इंटरनेट कम्युनिटी अब तो शार को भी ट्यूशन दे रही है कि नेट की तारें नहीं खानी। अब अच्छे बच्चों की तरह बोलना। सर, मेरी बीवी आ गई थी बात करने के लिए। वो मैसेज पढ़ते हुए अरहान को देखा था, जबकि दूसरी नजर इसकी अपनी बीवी पर गई थी, जो बड़ी मुश्किल से कप लबू से लगाए हुए थी। सर, इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे ख्याल में हम कल यहीं से मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। वो फ़ौरन माइक ऑन करते हुए बोला। तो जहां अरहान का कहका फूटा था, वहीं अब आईजी भी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए थे। सर ने अलविदा ही कलाम कहकर कॉल बंद की थी, जबकि अरहान की कॉल अभी तक चल रही थी जब इसने लैपटॉप ही बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ऐसा दोस्त नुमा दुश्मन किसी को भी न दे। जान को आया हुआ है ये आदमी मेरी। पहली फुर्सत में इसकी शादी करवाऊंगा, बेगैरत साला। वो लैपटॉप सोफे पर एक तरफ फेंकते हुए अचानक ही दानिर का बाजू पकड़कर इसे अपने करीब खींच गया था। वो अगले ही लम्हे इसकी बाहों में आ सिमटी थी, जबकि वो इसे बेबाकी से अपने मजीद करीब करता, कंधे से थाम कर अपने साथ लगा गया था। तुम्हें पता है सुकून किस चीज़ में है? वो नरमी से इसकी गर्दन पर अपनी नाक मिस करते हुए बोला। तो दानिर ने चोर नजरों से इसकी तरफ देखने की कोशिश की थी। इसकी कुर्बत इसके हाथों की हथेलियां भिगो गई थी। किस किस चीज़ में? वो इसके जवाब का मुंतजर था। वो ना चाहते हुए भी पूछने पर मजबूर थी। दुनिया का सबसे ज़्यादा सुकून एक पाक औरत की कुर्बत में है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये सुकून मिला है। वो इसके हाथों की उंगलियों को अपने लबों से छूते हुए बोला। तो दानिर मुस्कुरा भी न सकी। मैं पाक औरत हूँ, इसका अंदाज सवालिया था, जबकि वो मुस्कुरा दिया। बारिश के पहले कतरे की तरह पाक, गुलाब की पहली कली की तरह साफ। आपको कैसे पता? वो पता नहीं और क्या क्या कहने वाला था, जब इसके अजीब और गरीब सवाल पर इसे देखकर मुस्कुराया। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? 2 दिन महके में लेकर आई हो। इससे पिछली रात मैं तुम्हारे पोर को छूकर, तुम्हारे शोहर ने तो तुम्हें तुम्हारी पाकी का सर्टिफिकेट दिया था। इसकी थोड़ी को नरमी से थामता वह इसके लबों पर अपने लब रखते हुए बोला। तो दानिर इसकी बात पर मजीद उलझ गई थी। अच्छा, तो इसे साबित हो गया कि मैं पाक हूँ। इसकी उलझन में जैसे इजाफा हुआ था। अम्मी तो इसे प्लीत कहती थी और अर्शिया तो इसे गंदगी कहती थी, तो फिर वो पाक कैसे हो सकती थी? हाँ, इससे साबित हो गया कि तुम पाक हो। वो कहते हुए इसे अपनी बाहों में भरता इसे उठाकर बेडरूम में ले जाने लगा था।
आप पाक हैं? इसने अचानक सवाल किया। तो दुलकर की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी थी। क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? वैसे ही सवाल है, आपने मुझे देख लिया, अब गवाह बन गए हैं मेरी पाकी के। आप भी इतने ही पाक हैं जितनी कि मैं। ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लहजे में मासूमियत थी, जबकि दुलकर के पास जवाब नहीं था। इस वक्त मैं फजूल बहस नहीं करना चाहता। वो कमरे के दरवाजे पर पैर मारते हुए दरवाजा बंद करता इसे बेड पर लेकर आया था। मैं बहस नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ। मैंने आज तक किसी औरत को नहीं छुआ, बल्कि नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैं कभी किसी औरत के पास नहीं गया। इसे बेड पर लटाते हुए इसके साथ ही लेटता, इसके चेहरे पर झुका था। मैं कैसे मान लूं? वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली। बस मैं कह रहा हूं तो मान लो ना। वो जैसे इस बहस से उकता चुका था। अगर मैं बस कह देती तो आप मान जाते, इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो दुलकर ने जबड़े बेचते हुए इसे अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। अगर तुम ने इसी तरह से मेरा मूड खराब करना था तो पहले बता देती, मैं अपनी मीटिंग खत्म ना करता। कम से कम वो मसला तो हल हो जाता ना। वो पीछे को हटते हुए बोला था। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। सॉरी, मेरा इरादा आपके साथ बहस करने का नहीं था। लेकिन वो क्या है ना, मेरी सहेली कहती है हम अपने शोहर से कोई भी बात कर सकते हैं। इसके यूं पीछे हटने पर वो अच्छी खासी खफाहत का शिकार हो गई थी, जबकि इसकी मासूमियत से कहने पर तुलकर नरमी से मुस्कुराता दोबारा इसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। डार्लिंग, तुम अपने शोहर से कोई भी बात कर सकती हो, लेकिन वक्त की नज़ाकत को तो समझो ना। इस वक्त तुम्हारा शोहर तुमसे क्या चाहता है, इस पर गौर करने के बजाय तुम फजूल में बहस कर रही हो। तुलकर इसकी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए बोला। अब की दफा दानीर ने कुछ भी नहीं कहा था। बस समझ चुकी थी कि इस वक्त इसका शोहर सिर्फ और सिर्फ अपना जुनून, अपनी शिद्दतें इस पर लुटाना चाहता है। इसके नज़दीक इसकी ये बातें फजूल थी। हालांकि वो इतना जानती थी कि अगर दुलकर की जगह इस वक्त वो खड़ी होती तो हर सवाल का जवाब देना इस पर फर्ज हो जाता। वो इसे अपनी पाकी साबित भी करनी पड़ती। मैं पाक औरत नहीं हूँ। वो बेहद नरमी से इसे छू रहा था। इसके शोल्डर से कमीज नीचे हटाते हुए वो अपने लबों की बेरहम शिद्दतें वहां डहा रहा था। जब इसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे किसी की गवाही या सबूत की जरूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारी पाकीज़गी का गवाह हूँ। अब इस फजूल टॉपिक को छोड़ दो और मुझे महसूस करो। वैसे ये मुकालबे की रस्म एक रात के लिए होती है। तुम 3 दिन बर्बाद करके आई हो। इस बात का हिसाब मैं तुमसे सुबह लूंगा। फिलहाल मैं हिसाब किताब के मूड में भी नहीं हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करने के मूड में हूँ। वो उसके लबों पर अपने लब रखता, जैसे हर तरह की बहस खत्म कर चुका था, जबकि पैर की मदद से कमरे की लाइट ऑफ करते हुए वो इसके नाजुक से वजूद को खुद के साथ लिपेटने लगा था। इसकी बेरहम शिद्दत उसमें इसका साथ देना दानीर जैसी लड़की के बस की बात नहीं थी। इसीलिए खामोशी से इसके साथ लिपटे हुए इसके दिल में पन्ना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मामा, मेरी बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगी? चांद, तुम क्या दोगे मुझे मेरी बर्थडे पर? वो सब लोग डिनर कर रहे थे जब अचानक ही रोशाने ने इनका ध्यान कल की तरफ दिलाया था, क्योंकि कल इसकी सालगिरह थी। जो मेरी प्यारी सी शहजादी बोलेगी वो गिफ्ट मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? ठीक है, मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि सुल्तान की तरफ से इसे तोहफा मिल चुका था, जो कि स्वाद का एक हफ्ते का टूर था जिसमें वह सारी फैमिली एंजॉय करने के लिए जा रही थी। सुल्तान इसकी खातिर अपनी सारी जरूरी मीटिंग्स को पस पुश डालकर इसे कहीं घुमाने को ले जा रहा था। यही तो सुनना था मुझे। आप सुने मुझे क्या चाहिए? वो मजे से अचानक बोली। तो सुल्तान के लबों पर जहां हल्की सी मुस्कुराहट ठहरी थी, वहीं जरनीश ने इसे घूरा था। यानी वो कोई न कोई उल्टी सीधी फरमाइशी करने वाली थी। मामा, आप मेरी दफा एक मामा आप मेरी खातिर पहले भी एक दफ़ा आविया के घर गई थी ना। एक दफ़ा फिर चली जाए, क्योंकि इसके बाबा ने इसे मेरी बर्थडे पार्टी पर आने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है एक दफ़ा भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़ रोज़ फरमाइशी शुरू कर दे। इसके बाबा इजाज़त नहीं दे रहे। आप पहले भी गई थी ना। एक दफ़ा इसके घर प्लीज़ फिर से चली जाइए ना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 18वां बर्थडे इसके साथ सेलिब्रेट करूं। वो आज की रात हमारे घर ही रुक जाए। वो अचानक माँ के हाथ थामते हुए कहने लगी तो जरनीश परेशान हो गई थी। इसकी आविया के साथ अटैचमेंट बढ़ती चली जा रही थी, जो कि इसके और आविया दोनों के लिए ही ठीक नहीं थी। बेटा, वो इनकी बेटी है, इनकी मर्जी है। वो इसे किसी के साथ भेजना चाहते हैं या नहीं। इस तरह से नहीं होता मेरी जान। हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है।
अब अगर इन लोगों को नहीं मुनासिब लग रहा अपनी बेटी को कहीं बाहर भेजना, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ वो बच्ची बहुत प्यारी है, तुम्हारी इसके साथ दोस्ती भी बहुत खूबसूरत है। सच बताऊं तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा कि तुमने एक अच्छी लड़की के साथ दोस्ती की, लेकिन क्या बेगम, आप इसकी सालगिरह के दिन इस तरह से नहीं कर सकती। आपको वहां जाना चाहिए और इसके वालिद से बात करनी चाहिए। बस समझाने की कोशिश कर रही थी जब अचानक ही सुल्तान बोला, पता है क्या बाबा, वो आना चाहती है। लेकिन इसने अपनी अम्मी से बात की तो इसकी अम्मी ने आके से बोला कि इसके बाबा बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इनकी ना शॉप का कोई मसला चल रहा है। ऐसे में वो इस तरह की कोई भी बात करके इनका मूड खराब नहीं कर सकती, इसीलिए इसने दोबारा खुद ही अपने बाबा से पूछा ही नहीं। मेरी जान, मसले हर घर में होते हैं, हो सकता है इनका मसला बड़ा हो, हमें समझना चाहिए। सरनीश ने एक छोटी सी कोशिश और की थी कि इनके मसले हल हो जाएंगे बेगम, आप जाइए और आविया की वालदा से बात कीजिए। मैं हरगिज अपनी बेटी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। सरनीश अभी से समझाना चाहती थी कि हर बात को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ सुल्तान था जिसने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करनी थी। सरनीश खामोश होकर रह गई थी, जबकि रोशाने खुश होते हुए अगले ही लम्हे सुल्तान से लिपट गई थी। आई लव यू बाबा, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट बाबा हो। और इसके गालों को चूमते हुए बोली, इसके साथ लिपट गई थी जब अचानक ही शान भी भागकर इसके साथ लिपट गया। बाबा, मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाओ पार्टी पर। वो इसे लिपटते हुए अपनी फरमाइश जारी कर चुका था। ओहो बुद्धू, पार्टी कल है, तुम अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेना, रोशाने फौरन बोली थी। तो तुम्हारी दोस्त आज क्यों आ रही है? वो भी कल आएगी ना? नहीं, वो आज ही आएगी क्योंकि वो मेरी दोस्त है, वो मजे से कहती अंदर भाग गई थी। यानी कि अब आविया को बताना भी तो था कि इसकी प्लानिंग्स क्या है। आविया की कुछ ज्यादा ही करीब नहीं होती जा रही, ये दोनों बच्चियों के लिए नुकसानदायक है। हमें अपनी बच्ची को किसी की इस तरह से आदत नहीं लगानी चाहिए सुल्तान। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, आने वाला वक्त इनके लिए मुश्किल हो जाएगा जब वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगी और अलग हो जाएंगी। शादी से पहले मेरी जो सहेलियां थी, अब तो कभी इनसे मुलाकात भी नहीं होती। कुछ के तो नाम भी भूल गई हूँ मैं, जिनके साथ बचपन गुजरा है। सरनीश इसे देखते हुए बता रही थी, जबकि इसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। आप फिक्र न करें बेगम, मैं आविया और रोशानी को एक दूसरे से अलग नहीं होने दूंगा। वो एक दूसरे से कितने भी फासले पर क्यों न चली जाए, लेकिन इनका तल्लुक एक दूसरे से कभी खत्म नहीं होगा। है, मेरी एक मीटिंग है, आप अपनी दवाइयाँ खा लीजिएगा। वो अपनी जगह से उठते हुए स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया तो सरनीश ने एक नज़र इसकी खाली कुर्सी को देखा था। इस खाली कुर्सी की तरह जिंदगी भी एक खालीपन था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, और ये खालीपन पूरा करने की ख्वाहिश भी किसी की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, इतना महंगा ड्रेस क्यों ले रहे हैं आप अब्रक? इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, एक दफ़ा वलीमे पर पहनना होगा, इसके बाद तो शायद मैं कभी ये ड्रेस पहन भी ना सकूं। इतना खर्चा क्यों करना? वो परेशानी से ड्रेस पर लगे 1,40,000 का टैग देखकर फौरन इनकार कर गई थी। तुम ड्रेस पसंद करो, बातें करने की ज़रूरत नहीं। और किसने कहा दोबारा नहीं पहनोगी? तुम मुझे खुश करने के लिए किसी भी दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकोगी। मैं तो वैसे भी तुम्हें हर वक्त दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। ये वाला ड्रेस पैक करो, इसने पीछे खड़े शॉपकीपर से कहा था। नहीं अब्रक, मेरी बात को समझे। वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो इसका हाथ था मैं इसे अगली दुकान की तरफ लेकर जाने लगा। ये आदमी इसकी समझ से बाहर था। 1500 से 1800 लेने वाली औरत इसके लिए महंगी थी, और अब वो इसके लिए लाखों के जोड़े खरीद रहा था। निकाह से पहले कह रहा था कि वो बीवी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब इसके हाथ ही नहीं रुक रहे थे। वो एक मामूली सा ड्राइवर था, इतने खुले हाथ का होना इसके लिए मुनासिब नहीं था। ये जो पैसे वो खर्च कर रहा था, यकीनन इसकी जमा पूंजी थी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस दिन भी इसने 1.5 लाख खर्च कर दिया था सिर्फ इसके कपड़ों और जूतों पर। 20,000 की मेहंदी इसने लम्हे में तबाह की थी, और अभी वो इस पर लुटाए जा रहा था, जबकि वो इसका हाथ थामे इसके पीछे पीछे आ रही थी। इस शॉप पर चलते हैं। वो अचानक ही रुकते हुए लेडीज गारमेंट्स की शॉप पर रुक गया तो इसने घूर कर इसे देखा था। अस्तगफिरुल्लाह, चले इधर से। खबरदार जो इस तरफ नजर भी की, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है आपके अंदर, चले इधर से। वो इसका बाजू पकड़े इसे खींच रही थी, जबकि जिस अंदाज में वो बौखलाई थी, अब्रक को तो मजा ही आ गया था। हाँ, मेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, और मैं भी तुम्हें
अपनी तरह बेशर्म बनाना चाहता हूँ मेरी चिड़िया। वो इसे घसीट कर आगे लेकर जा रही थी। अचानक इसकी गर्दन में हाथ डालता इसे इसी दुकान के अंदर घुस गया था। यहाँ एक लड़की थी जो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में मसरूफ थी। जी सर, क्या चाहिए आपको? इसने अचानक ही पूछा। तो लड़की को खड़े देखकर खुद अबरक भी परेशान हो गया था। वो इसे तंग करने के लिए अंदर लाया था, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई लड़की होगी। हाँ, शायद मर्दों से बात करने में वो कंफर्टेबल रहता। वो मेरी बीवी को चीजें चाहिए, वो आगे पीछे नजर घुमाते हुए बोला, लेकिन जहां जहां इसकी निगाहें जा रही थी दिखने में ऐसी खतरनाक चीजें नजर आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो नजरें रखे तो रखे कहाँ। जी बताइए, आपको क्या चाहिए? ये साइज क्या है आपका? लड़की ने इसकी तरफ देखते ही सवाल किया। इस तरह के फजूल सवाल का क्या मतलब है? आप इस तरह की शॉप में काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इतने पर्सनल सवाल करेंगे। वो इससे घूरते हुए बोला था, जैसे इस लड़की ने सचमुच में कोई गुनाह ही कर दिया हो। लेकिन सर, वो अंदर गारमेंट्स लेने के लिए आए हैं, तो इसलिए इन्हें मुझे अपना साइज तो बताना ही पड़ेगा ना। साइज के बिना कैसे? क्या मतलब साइज के बिना कैसे? सब शॉप में होता है, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं ना जो हमें चीज पसंद आती है। कभी दुकानदार से हमने ऐसे उल्टे सीधे वाहियात सवाल नहीं किए। वो गुस्से से बोला था, जबकि दिलम इसके साथ खड़ी शर्मिंदा हो रही थी। इन चीजों के साइज होते हैं, बताना पड़ता है इन्हें। अलहाम तो नहीं होगा ना कि मेरा साइज क्या है? वो इसके बाजू पर चुटकी काटते हुए सरगोशी नुमा आवाज में जरा गुस्से से बोली थी। अच्छा, स्मॉल साइज है। वो कुछ उलझते हुए सामने खड़ी लड़की को बताने लगा, तो इसने हैरत से इसे देखा था। सर, ऐसी चीजों में स्मॉल, मीडियम या लार्ज नहीं होता, बल्कि नंबर्स होते हैं। आप अपनी बेगम का साइज का नंबर बताएं। लड़की ने इसे देखते हुए कहा, तो इसने पलटकर दिलम की तरफ देखा था। चिड़िया, इन चीजों में नंबर्स होते हैं क्या? जी हाँ जनाब, इन चीजों में नंबर होते हैं, बिना नंबरों की चीजें नहीं मिलती। आपको तो मेरे सारे साइज पता है ना, हर तरह से आपने चेक कर लिया है मुझे खंगाल कर। तो बताइए मेरा नंबर। बड़ा शौक था ना घुसने का, दुकान में घुस गए। अब आप जाने और ये औरत जाने, जब तक आप यहाँ से मेरी चीजें लेकर नहीं देंगे तब तक मैं इस दुकान से नहीं निकलूंगी। इसे अबरक की हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। खुद को बड़ी तोप चीज समझता था, लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल मासूम सा बच्चा बन गया था। मुझे अंदाजा नहीं है इनके साइज किस तरफ से शुरू होते हैं। मुझे अपनी इस टैलेंट पर पूरा यकीन है, मैं देखकर बता सकता हूँ तुम्हारे लिए कौन सी चीज फिट रहेगी, लेकिन नंबर्स मुझे नहीं पता। वो अपनी शहादत की उंगली दांतों में दबाए बहुत गहरी सोच में था, जबकि दिलम को तो ऐसा लगा जैसे वो एक मासूम से बच्चे के सामने खड़ी है जिसे दुनिया जहान की कोई समझ ही नहीं है। दिलम हाँ में सर हिलाते हुए इस औरत के करीब होती इसे अपना साइज बताने लगी, तो अबरक ने भी पूरा कान लगाकर सुना था। दादी अम्मा का साइज मत बता देना, बाकी तो सब कुछ मैं खुद ही ठीक कर लूंगा, लेकिन अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स के लिए कोई गलत साइज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके अंदर का शरारती बच्चा फिर से झांक चुका था, जबकि वो सिर्फ इसे घूरे जा रही थी। ये लीजिए सर, ये आपका बिल। और खातून ने लिफाफे में इसकी पर्सनल चीजें पैक करते हुए कहा था। अभी कहाँ बिल, अभी तो और भी हमने लेना है। कलर्स में दिखाओ, ब्लैक कलर इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं। वो एक दफा फिर से बेबाकी पर उतरते हुए बोला, तो इसे अपने पेट के बीचों बीच इसकी चुटकी महसूस हुई थी, जिसे इग्नोर करते हुए वो इसका हाथ थामता इसे अपने साथ पीछे की तरफ लेकर जाने लगा, जहां नाइटिस का अलग से सेक्शन था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस वाहियात सेक्शन में हरगिज आपके साथ नहीं जा रही। या अल्लाह वक्त फेर दे, मुझे इस आदमी से शादी ही नहीं करनी। वो दुआएं कर रही थी, लेकिन वहां परवाह किसे थी? वो तो अब अपनी पसंद का कलर सिलेक्ट कर रहा था, वो भी इंतहाई वाहियात सी नाइटीज में। मेरी चिड़िया रेड कलर में और भी ज्यादा लाल टमाटर लगती है, ये रेड कलर वाली, और वो ब्राउन और पर्पल वाली भी। और भी कोई डिजाइन है? वो जरूरत से ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया था। जी सर, इसमें और भी डिजाइन हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। औरत इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम कर रही थी, जबकि अबरक के हाथों पर छोटे छोटे नाखूनों के जख्म बन रहे थे। लेकिन मजाल थी जो वो अपनी बेशर्मी से 1 इंच भी पीछे हटा। ये सब कुछ आज रात को ही ट्राई करना, अगर ठीक से फिट वगैरह ना आया तो चेंज करवाना। मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपको ऐसे वाहियात ड्रेसेस पहनकर कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं पहले ही लेने से इनकार कर रही हूँ, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, खुद ही पहनिए। इसकी बेशर्मी पर वो कभी इसे घूरती तो कभी इसके सीने पर हाथ मारती। इसके हाथों पर इसके नाखूनों से जख्म हो चुके थे, लेकिन वो अबरक ही क्या जो इसकी बात मान जाए। अपनी मर्जी से ना जाने कितनी ही नाइटीज इसके सामने खोल खोल कर इसने सिलेक्ट की थी, और फिर इसकी फरमाइशें भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये आज पहनना, ये कल, और ये वाली परसों बदल कर मुझे दिखाना।
वो इसके लिए 7 अलग अलग रंगों की अलग अलग डिजाइन्स में नाइटीज ले चुका था और इसने ये भी कहा था कि अगले 7 दिनों में वो ये सारी नाइटीज चेक करके देगी, जो इसे सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी इन्हें वो ज्यादा इस्तेमाल करे। इसकी बातें सुनकर वो कानों की लो तक सुर्ख होती, बस कहीं छुप जाना चाहती थी। लेकिन इस आदमी से बचने के लिए भी इसी के सीने में छुपने की इजाजत थी। इतना वो इसके साथ इन चंद दिनों में अंदाजा लगा चुकी थी। वो वलीमे की शॉपिंग करने के लिए आए थे, इसका जोड़ा लेने के लिए। लेकिन अगर इसे अंदाजा होता कि वलीमे की शॉपिंग के बजाय वो इन सारी चीजों में उलझा देगा, तो वे हरगिज इसके साथ नहीं आती। तकरीबन 5-6 घंटे बाजारों में हवार होने के बाद वो घर आई तो वहां पर पहले ही कुछ लोग खड़े थे। इन सब लोगों को कल ही अब्रक ने बुलाया था घर को थोड़ी बेहतर हालत में लाने के लिए। इसने घर को पूरा पेंट करवाने का हुक्म दिया था। इसके बाद वो चाहता था कि घर को थोड़ा सा सजा भी दिया जाए। आखिर इसकी शादी थी, शादी पर वो किसी तरह के कोई फंक्शन नहीं कर पाया था, लेकिन वलीमा वो बहुत धूमधाम से करना चाहता था। इसके घर का सहन काफी बड़ा था, जिस पर इतराज उठाने वाला तो हरगिज कोई भी नहीं था। इसने बस मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाकर सुन्नत पूरी करनी थी, जो कि इस पर फर्ज हो चुकी थी। वो जो कर रहा था अपनी मर्जी से कर रहा था। इसे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। वो अपनी मर्जी का मालिक था, जबकि इसकी सारी बातों पर वो सिर्फ सर हिला देती थी। इसने आगे से एतराज नहीं किया था। वो वलीमा करना चाहता था तो इसे भला क्या ही एतराज था। हाँ, लेकिन एक चीज पर एतराज था, वो अपनी सारी सेविंग्स इस पर तबाह कर रहा था। कम से कम दिलम को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। इसने इतने सालों में अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ भी जोड़ा था वो सारा इस पर लुटाया जा रहा था, और ये बात दिलम को अच्छी नहीं लग रही थी। अब इन फजूल सी नाइटिस में 60,000 का खर्चा करना कहाँ की अक्लमंदी थी। वो भी ऐसा लिबास जो रात में पहना जाता है, बल्कि पहना भी क्या जाता है, इसे पहनकर कौन सा बदन ढकता है। जो काम इस लिबास का है वो तो करता ही नहीं, तो इतनी महंगी चीजें खरीद कर देने की जरूरत ही क्या थी। वो बीवी के हर्जे से घबराता था, इसीलिए इसने ये शादी से इनकार कर दिया था, और अब वो परेशानी से ये सब कुछ सोच रही थी। जो भी था, इसे इस बात को देखना था कि अब्रक कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है। वो बस अपनी बस चलाता है और इसी से इसका गुजारा होता है। वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, इसकी इनकम का बस यही एक जरिया था, और वो अपनी सारी सेविंग्स इस पर लगा रहा था, और ये बात इसे अच्छी नहीं लग रही थी। वो इसके लिए कोई इम्तहान नहीं बनना चाहती थी। हाँ जी, आज की रात के लिए क्या पसंद किया है मेरी चिड़िया ने। वो कमरे के अंदर दाखिल होता इसे अपनी बाहों में के घेरे में ले चुका था। कुछ भी नहीं पसंद किया मैंने, और ना ही मैं इनमें से कुछ पहनूंगी। ये जो 60,000 तबाह किया है ना, ये भी तबाह ही हुआ है। इस बात का एहसास आपको हो जाएगा। अब पीछे हटे, मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। हर वक्त मेरी मासूम जान को आए रहते हैं। वो इसे पीछे हटाते हुए किचन की तरफ जाने लगी, जबकि वो भी इसके पीछे पीछे ही आया था। मेरी बीवी है, मैं जान के पीछे लगूं या जान ही निकाल दूं, मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो पूछने वाली। किचन में दाखिल होते हुए वो चाय के बर्तन निकालने लगा, जबकि दिलम इसके हाथ से बर्तन लेती चूल्हे पर रखने लगी थी। आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसने जताते हुए बताया था। नहीं, मैं अपनी चिड़िया के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में बात करने का कोई शौक नहीं। अच्छा जी, तो फिर कहाँ है आपकी चिड़िया? कहीं उड़ तो नहीं गई? मुझे तो यहाँ आपकी चिड़िया नजर नहीं आ रही। वो पत्ती डालते हुए नाक फुलाकर बोली। इसके अंदाज बड़े क्यूट थे। कैसे उड़ जाएगी मेरी चिड़िया? अब तो ये चिड़िया हमेशा के लिए शिकारी की कैद में आ चुकी है। अब कोई वापसी नहीं, वापसी के सारे दरवाजे बंद। और अगर मेरे भाई मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए तो? वो अचानक इसकी बात काटते हुए बोली। भाड़ में गया भाई? ऐसे कैसे आ जाएगा कोई ढूंढते हुए? मेरी हो तुम, मेरे निकाह में दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। इसके अंदाज में हल्का सा जुनून छिलका था। अरे हाँ, वो तो मैं हूँ। आपके निकाह में मेरा निकाह हुआ है आपके साथ। लेकिन अगर मेरे भाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, इन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ आपके साथ हूँ, तो क्या? बस
लहजे की शोखी इग्नोर करते हुए सख्ती से सवाल करने लगा। मैं तो चली जाऊंगी इनके साथ, वैसे भी आपने शादी की है सालों के लिए, मैंने तो सिर्फ 3-4 महीनों के लिए की है। जिस दिन मेरे भाई आके मुझे लेने के लिए, इस दिन जान निकाल दूंगा मैं। अगर मुझे छोड़ने की बात भी की तो दूसरी सांस नहीं आएगी, अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा, लेकिन आज़ादी नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हारा भाई क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। दिलम अब्रक शाह हो तुम, मेरी पहचान, मेरा नाम जुड़ा है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे जिस्म से रूह तक निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ से अपना नाम नहीं हटने दूंगा। वो इंतहाई गुस्से से अचानक इसका चेहरा थामते हुए इसे जोर से दीवार के साथ पटकता इंतहाई चारहाना अंदाज में बोला था। इसके लहजे से ऐसी शिद्दत टपकी थी कि एक लम्हे के लिए दिलम को आसमान घूमता हुआ महसूस हुआ था। अब्रक, क्या अब्रक, बोलो, क्या जान निकाल कर सुकून मिल रहा है तुम्हें? क्या सोचकर ये बात कही कि मुझे छोड़कर जाओगी तुम? दूसरी सांस लेने को तड़पोगी। अगर मुझे छोड़ने की सोच भी अपने दिमाग में लेकर आई तो तुमने क्या समझ रखा है अब्रक शाह के दिल को? कोई खिलौना है जिसके साथ तुम खेलोगी और जब तुम्हारा दिल भर जाएगा अपने भाइयों के साथ निकल जाओगी? अब्रक शाह नाम जुड़ा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी सांसों पर मेरा हक है, मेरी मलकियत हो तुम। मैं तुमसे सांसें तो छीन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ से अपना नाम कभी उतरने नहीं दूंगा। बोलो, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? वो इसका चेहरा दबोचे बोले जा रहा था, जबकि चूल्हे पर परी चाय उबल उबल कर बाहर आने लगी थी। अब्रक, चूल्हा, अब्रक, चुप, जो कहा है वो बोलो। कहो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, मौत को गले लगा लोगी, लेकिन अब्रक शाह की जुदाई को नहीं। वो एक दफा फिर से इसके चेहरे पर दहाड़ा था। I'm सॉरी अब्रक, मैं चुप, बस बंद, जितना कहा है इतना करो। वो एक झटका देता, इसके बाजू दबोचते हुए इसे मरोड़ता इसके कमर के पीछे लगा गया था। मैं नहीं जाऊंगी अब्रक, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। मुझे छोड़े प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। वो बुरी तरह से सिसकते हुए बोली थी। नहीं जाओगी मुझे छोड़कर? वो जो तकलीफ से अपना चेहरा नीचे की तरफ करने लगी थी, वो एक झटके से थोड़ी सी दबोचता वापस अपने सामने कर गया था। दिलम ने फौरन नफी में सर हिलाते हुए अपना बाजू छुड़ाना चाहा था। कभी नहीं जाओगी? इसकी नफी में सर हिलाने पर इसने फिर से पूछा। इसके अंदाज में जुनून छलक रहा था। वो अजीब दीवानों जैसी हरकतें कर रहा था। इसने फिर से नफी में सर हिलाया था। कभी नहीं, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। मेरी हो तुम, सिर्फ और सिर्फ अब्रक शाह की। कहो तुम, बस सिर्फ और सिर्फ अब्रक का हक है तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी रूह पर, सिर्फ और सिर्फ अब्रक शाह की मलकियत है। वो अब इसे छोड़ने को तैयार ना था, जबकि वो तकलीफ से दूरी होती बस खुद को छिड़वाने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, किसी का हक नहीं है मुझ पर, सिर्फ सिर्फ आपका हक है। खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, अब तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो बुरी तरह से रोते हुए बोली थी। कहो तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ अब्रक शाह की। इस पर अजीब दीवानगी सवार थी। वो न जाने इसके मुंह से क्या सुनना चाहता था। सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अब्रक शाह की हूँ मैं। आपको छोड़कर कभी कभी नहीं जाऊंगी। इसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे थे, जबकि अब्रक के हाथ की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ रही थी। इसके बाजू को सीधा करते हुए वो इसकी थोड़ी को छोड़ता इसके बाजू को थाम चुका था। फिर दीवानगी से इसके बाजू पर अपने लब रखने लगा। मेरी छोटी सी चिड़िया, दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, ना जाने कैसे मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैं बिल्कुल भी अच्छा शौहर नहीं हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ। वह गुस्से से कहते हुए अगले ही पल इसे छोड़कर पलटा था और वहीं जमीन पर बैठते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब इसने बड़ी मुश्किल से सर उठाते हुए देखा, जिसका हाथ चूल्हे की आग पर झुलस रहा था। अब्रक, ये क्या कर? वो तेजी से जमीन से उठते हुए इसके करीब हुई थी, जब वो अचानक इसे थामता अपने सीने में बेच गया। आई एम सॉरी मेरी चिड़िया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इस हाथ ने तुम्हें तकलीफ दी है ना, तो मैं इसको सजा दे रहा हूँ। यह हाथ तुम्हारी तकलीफ की वजह बना है। मैं इस हाथ को काट कर फेंक दूंगा। अगर मेरी सांसें तुम्हें तकलीफ देंगी तो मैं ये सांसें भी रोक दूंगा। बस तुम मुझसे दूर मत जाना, तुम मुझे छोड़ कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। तुम सोच रही होगी ना कि 4 दिनों में प्यार कैसे हो गया। मुझे हो गया, मुझे हो गया है तुमसे प्यार।
बहुत प्यार हो गया है मुझे तुमसे, वो शिद्दत से इसे खुद में पेचे हुए बोला, जबकि दिलम को खुद में कैद कर चुका था। इसकी हालत बहुत खराब थी। 16 घंटे इसे टॉर्चर रूम में रखा गया था। इस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था, यहाँ तक कि चेहरे से नीचे आंख का कुछ हिस्सा सूज चुका था, जबकि जबकि दूसरी आंख से नीचे का हिस्सा छिल चुका था थप्पड़ों की वजह से। इसका खूबसूरत चेहरा काफी हद तक बिगड़ चुका था, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था जो इस पर तरस खाता। इस पर बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही थी, लेकिन ये लड़की काफी ज्यादा ढीठ साबित हुई थी। इसने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला था, यहाँ तक कि मुसलसल 16 घंटे के तशद्दुद के बाद आखिरकार वो बेहोश हो गई तो लेडी स्कोप इसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। कुर्सी पर बांधकर इसके जाने के 15 मिनट के बाद कबीर कमरे में आया था, जहां इसे इस तरह से पड़े देखकर इसने इसे ड्रामे बंद करने के लिए कहा था, लेकिन फिर इसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो ड्रामे नहीं कर रही, बल्कि सचमुच में होशो हवास खो चुकी है। इसकी हालत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे ना तो इस पर तरस आया था और ना ही इस पर किसी तरह का रहम करने का इरादा रखता था, बल्कि वो अफसोस कर रहा था कि लेडी स्कोप को इस केस में शामिल करके इसने गलती की है। इससे बेहतर तरीके से वो इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ सकता था, और ये इसकी रिमांड में आने वाली पहली लड़की हरगिज नहीं थी। हाँ, लेकिन पहली ढीठ लड़की जरूर थी जो इतना तशद्दुद के बाद भी कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब इसे इस पर गुस्सा आ रहा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने इसके टॉर्चर रूम में 16 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजारा हो, लेकिन वो मुसलसल 16 घंटे गुजार कर भी एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं बोली थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी इसे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे मुंह से एक लफ्ज नहीं फूट रही थी। कम से कम एक छोटा सा इशारा, एक छोटा सा सिग्नल तो वो लड़की दे ही सकती थी जमूद के बारे में। लेकिन इसने अपने मुंह पर बस नहीं नहीं की गर्दान लगाई हुई थी। एक नहीं के अलावा इसे कुछ बोलते नहीं देखा गया था, और यही चीज इसे तपश दिला रही थी। यही चीज इसे तहश दिला रही थी। ये लड़की क्यों अपनी जान की दुश्मन बन गई थी? क्यों ये सच नहीं बता रही थी? और बात तो इसने ठान ली थी कि बेशक ये लड़की आखिरी सांस ही क्यों न ले रही हो, वो इस केस पर कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर ये लड़की जीते जी कुछ ना बोली तो वो मरने के बाद इसकी हड्डियों से सच निकलवाएगा, लेकिन वो इस लड़की को इस तरह से छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये लड़की इसके हाथों मर तो सकती थी, लेकिन आजाद नहीं हो सकती थी। इसकी हालत देखते हुए इसने आहिस्ता से इसका बाजू खींचकर इसे ऊपर की तरफ उठाया था। इसका बदन फूल से भी ज्यादा हल्का था। जिसे अपनी बाहों में भरते हुए वो इसे टॉर्चर रूम से बाहर निकालने लगा तो इसके हाथ बेसाख्ता ही इसके सीने पर आ टिका था। कबीर ने बेसाख्ता ही इसके चेहरे की तरफ देखा था, जहां तकलीफ के असरात नजर आ रहे थे, जबकि इसका नाजुक वजूद आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। इसका हाथ कबीर के सीने पर, दिल के मकाम पर था। कबीर को ऐसा लगा जैसे जिंदगी में पहली दफा इसका दिल धड़का हो। एक अजीब सा एहसास इसे चारों तरफ से अपनी लपेट में ले चुका था। इसका चेहरा इंतहाई बिगड़ा हुआ था। वो कहीं से भी खूबसूरत नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी इसका सुकड़ा हाथ इसके सीने के मकाम पर कांप रहा था। कुछ कुछ नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। इसके कांपते लबों से बस यही जुमला बार बार अदा हो रहा था, जो कम से कम कभी सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वो बिना कुछ भी सुने तेजी से कमरे से बाहर निकला, जहां पर अरहान इसे बाहर खड़ा नजर आया। लड़की की हालत बहुत खराब है। अभी तक लेडीज को एक लफ्ज भी इससे निकलवा नहीं पाए, और लड़की की हालत भी हासी बिगाड़ दी है। मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, इसे मरने नहीं दे सकते। तुम पता करो तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, अब तक आया क्यों नहीं? इतना वक्त हो चुका है, इसे नौकरी प्यारी है भी या नहीं? अरहान जो तेजी से इसके पीछे ही पुलिस स्टेशन से निकलते हुए जानना चाहता था कि आखिर इस लड़की की हालत क्या है, कहीं वो मर तो नहीं गई। इसकी बात सुनकर फौरन ही अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी कॉल नहीं उठाई थी। टाइम काफी ज्यादा हो चुका था, 10 बजने वाले थे। अब तो दुलकुर को आ जाना चाहिए था। वो छुट्टी करने वाला
वो छुट्टी करने वाला है या नहीं, आने वाला, इस तरह की कोई बात तो इसने इसे नहीं बताई थी। हो सकता है इसे कोई जरूरी काम आ गया हो। मैं इससे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अस्पताल भी आ सकता हूँ। वो हुरे की हद से बिगड़ी हुई हालत देखकर इस पर तरस खाते हुए बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा, बल्कि ऐसा करो कि राब्ता करने की कोशिश करो दुलकर से और इसे कहो कि मेरे आने से पहले इस केस की फाइल मेरे टेबल पर रख दे, जो कल रात वो घर लेकर गया था। वो कहते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जबकि अरहान पीछे हटता सिर्फ हाँ में सर हिला गया था। हुरे की हालत ने अरहान को फिर से डिस्टर्ब कर दिया था। इसकी हालत देखकर इसे तरस तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो जैसे इस मामले में पूरी तरह से बेबस हो गया था। इसने कोशिश तो की थी सब कुछ जानने की, लेकिन शायद ये एक बहुत मुश्किल काम था जो वो नहीं कर पाया था। वो अजीब सा गिल्ट महसूस कर रहा था। इसे रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन इस लड़की को बहन का मान दिया था। वो कैसे इस मामले में बेफिक्र हो सकता था? इसकी हालत देखकर इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। अजन कबीर, अल्लाह करे ये लड़की बेगुनाह निकले और मैं तुझे पछताते हुए देखूं। वो परेशानी से जाती हुई गाड़ी को देखकर सोच रहा था, या अल्लाह कोई रास्ता दिखाओ, कुछ तो ऐसा कर कि मैं इस लड़की को बेगुनाह साबित कर दूं, कुछ तो ऐसा कि सारे मामले में अपने आप हल हो जाए। या अल्लाह ये लड़की बेगुनाह हो, ये लड़की जैसी दिखती है ये वैसे ही हो। इसकी हालत कबीर ने बहुत खराब कर दी है। कबीर कभी किसी पर तरस नहीं खाता। इसने जिस पर भी जुल्म किया था ऐसे अंदाज में किया था कि इसकी शक्ल देखने के लायक नहीं रहती, और इस वक्त भी वैसा ही हो रहा था। असन कबीर इस वक्त भी जमीनी खुदा बना हुआ था। इसके अंडर केस था, वो जैसे चाहे वैसे हल कर रहा था, बल्कि हल कहाँ कर रहा था, वो मुजरमों को सुबह तक मौत के मुंह तक पहुंचा देता था। और वही इसने हुरे के साथ भी किया था। हुरे का गाल एक तरफ से सूजा हुआ था। होंठ के बिल्कुल करीब कल रात लेडी कांस्टेबल ने इसके मुंह में डंडा डालती रही थी, जिसकी वजह से इसके गाल के ऊपर निशान थे। ये जाने न जाने इसके मुंह के अंदर का क्या हशर होगा। या अल्लाह, ये लड़की बेगुनाह हो। अगर ये लड़की बेगुनाह हुई न तो इंस्पेक्टर कबीर को इसकी सजा मैं दिलवाऊंगा। वो परेशानी से सोचते हुए अपना फोन निकालता दोबारा से दुलकर को कॉल करने लगा था, लेकिन दुलकर था जो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। न जाने कहाँ मरा पड़ा था ये आदमी। इसे बीवी क्या मिल गई, ये तो दुनिया का होश ही गवा बैठा था। वो परेशानी से नफी में सर हिलाता दोबारा से इसे कॉल करने लगा, लेकिन इस दफा भी फोन नहीं उठाया गया। तब वैसे इंस्पेक्टर कबीर की नजर गया, खुद अपने काम में मगन हो गया था। कबीर इसे लेकर अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने इसकी हालत देखते ही समझ लिया था कि वह किस तरह के हालात का शिकार है। डॉक्टर ने फौरन इसका इलाज शुरू किया था, लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो सांसें भी बहुत मध्यम ले रही थी। इसे ऑक्सीजन लगाया गया था, लेकिन फिर भी इसकी हालत काफी खराब थी। डॉक्टर इसका पूरा मायना करने के बाद बाहर आ गई थी। हालत काफी खराब है लड़की की, लगता है आपने इसे टॉर्चर रूम में रखा है इंस्पेक्टर। बच्ची है, इसके साथ ऐसा सलूक क्यों? मेरा मतलब है इसकी सांस नहीं चल रही, वो गुटी गुटी सांसें ले रही है, ऐसे जैसे वो किसी बंद जगह पर हो जहां इसे सांस ना आ रही हो। बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, डॉक्टर इसे समझाते हुए बोली थी। अंदाज ऐसा था जैसे इस पर तरस खाने की दरखास्त की जा रही हो। तरस खाने वाली चीज नहीं है डॉक्टर, बहुत ढीठ लड़की है। इतना मार खाकर भी एक लफ्ज नहीं बोली अब तक, और केस भी कोई मामूली नहीं है। दहशतगर्दी का केस है, कबीर इसके साथ बाहर आते हुए बताने लगा था, जबकि डॉक्टर इसकी बात को समझते हुए हाँ में सर हिला गई। इस लड़की की हालत बहुत नासाज है, मुश्किल ही है ये बच पाए, और अगर बच भी गई तो इंस्पेक्टर कबीर के हाथ चढ़ चुकी है, तो खुशी तो इसके मुकद्दर में होगी नहीं। डॉक्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी, जबकि कबीर ने इसे देखते हुए अपनी आंखें घुमाई थी। हंसना तो वैसे भी ऐसे मामलात में अपनी तौहीन समझता था। जो भी है, अपने किए का भुगतान कर रही है। जिस तरह का गुनाह है, इसी तरह की सजा काट रही है। आप इलाज कीजिए, इसका जिंदा बचा लीजिए। अभी तक इसने कुछ उगला भी नहीं है। बहुत रीठ साबित हो रही है ये हमारे लिए।
वो कहते हुए बाहर निकला था। जब अपने सीने पर दाग महसूस हुआ, इसने गौर से देखा तो इसके सीने पर खून से सजी उंगलियों के निशान थे। कल रात इसके नाखून उखाड़े गए थे। इसे याद था, ये काम इसकी आंखों के सामने ही हुआ था। इसे एक दफा फिर से इस लड़की पर गुस्सा आया था। ऐसा ढीठ इंसान तो इसने कभी किसी मर्द को भी नहीं देखा था। ये एक छोटी सी कमजोर सी लड़की होकर कैसे ऐसे दहशतगर्दों का साथ दे रही थी जो मुल्क को तबाह कर रहे थे। और जब बात मुल्क पर आती, कबीर अपने सीने में दिल नहीं रखता था। इसने अस्पताल से बाहर निकलते हुए किसी को फोन किया था। जी इंस्पेक्टर शाइस्ता, मुझे आपसे ये कहना है, इस केस से आप अपना नाम निकाल दीजिए। इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ ये केस पूरी तरह से मेरे अंडर आ जाए। मैं किसी औरत को भी इस केस में शामिल नहीं करना चाहता। लेडी स्कोप को कहिए कि वो वापस जा सकती हैं। इसने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया था। जबकि दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर शाइस्ता थोड़ी परेशान हो गई थी। लेकिन सर, ये केस तो हम हैंडल कर रहे हैं ना, हम आपकी मदद ही कर रहे हैं। कल रात हमने आपके मुताबिक ही लड़की पर जुल्म किया है। इस लड़की पर काफी ज्यादा तशद्दुद किया गया है। फिर भी अगर वो कुछ नहीं बोली तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे तो लड़ मुझे तो लग रहा है कि लड़की को इस तरीके से ट्रेन किया गया है। और शट अप इंस्पेक्टर शाइस्ता, मेरी बात सुने। लड़की को किस तरह से ट्रेन किया गया है ये बात अहमियत नहीं रखती। आपको किस तरह से ट्रेन किया गया है ये बात अहमियत रखती है। आपको किस तरह से काम करना है ये बात अहमियत रखती है। और जहां आपने कहा कि आपने मेरी मर्जी के मुताबिक काम किया है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आपने मेरी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल भी काम नहीं किया, बल्कि मुझे आपका काम पसंद ही नहीं आया। अगर आपकी जगह में होता तो 5-6 घंटे बर्बाद करने की नौबत भी नहीं आती। अब तक वो लड़की सच बोल चुकी होती, न कि यहाँ अस्पताल में मुर्दा हालत में पड़ी होती। खैर, मैंने फैसला कर लिया है, इस केस को मैं अपने तरीके से ही हल करूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। आप यहाँ से अपनी टीम को लेकर जा सकती हैं। खुदा हाफिज। वो कहते हुए फोन बंद कर गया था, जबकि इंस्पेक्टर शाइस्ता अरे अरे करती रह गई थी। लेकिन इसकी अरे अरे को अहमियत दिए बगैर ही वो वापस अस्पताल की राहदारी से अंदर दाखिल हुआ। वो कब से इसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से इस पर हावी था। इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए वो इसकी बाहों से जरा सा नीचे होती बाहर निकलने ही लगी थी कि अचानक ही दुलकर ने अपने जिस्म का वजन इसकी टांगों पर मुंतकिल करते हुए इसकी गर्दन में मुंह दबाया था। आप जानबूझकर कर रहे हैं ना दुलकर, प्लीज छोड़ देना मुझे। आप कब से मुझे पकड़े हुए हैं, मेरी सांस रुकने लगी है। आप कैसे मासूम पर इतना जुल्म कर सकते हैं? आपको तरस नहीं आ रहा मुझ पर? वो इसे पूरी तरह से गुस्से से पीछे धकेल रही थी। जानबूझकर कर रहा हूँ मेरी मानो बिल्ली, तुम्हें तंग करने में मजा आ रहा है, वह पुरसकून अंदाज में जवाब देता इसकी गर्दन पर अपनी घनी मूंछों का लम्स छोड़ रहा था, जबकि वह बुरी तरह से इसकी बाजुओं में मछली थी। जब अचानक इसका फोन बजने लगा। शुक्र है अल्लाह पाक का, उठाई अपना फोन। वो जो फोन उठाने पर जरा बदमजा हुआ था, इसके कहने पर खुलकर हंसा। क्या बात है बेगम, अभी शादी को 2 दिन नहीं हुए, आप हमसे जान छुड़ाने लगी हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। वो एक झटके में इसे अपने करीब करता, इस पर साया फकन होता, अपना तमाम तर वजन इस पर डालकर फोन की तरफ मतवज्जो हुआ था, जैसे इसके जरा से पीछे हटने पर वो यहाँ से भाग जाएगी। हेलो, जल्दी बोलो, इसने सलाम दवा की जहमत किए बगैर दूसरी तरफ से जवाब का इंतजार किया था। यहाँ तक कि जल्दबाजी में वो ये भी नहीं देख पाया था कि फोन किसका है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी तक अपनी बीवी के पहलू से नहीं निकले हो इंस्पेक्टर दुलकर। तुम एक अफसर हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम है जो तुम्हारे जिम्मे लगाए गए थे। सुबह के 10:30 बज चुके हैं, अभी तक तुम्हारी शक्ल यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रही? तुम क्यों भूल जाते हो इंस्पेक्टर दुलकर, मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए डी प्रमोट किया गया है। मेरा मकाम भी वही है और मुझे वापस बैठना भी उसी कुर्सी पर है। मेरी तरफ से इतनी दूसरी तरफ से इतनी खतरनाक आवाज सुनाई दी कि दुलकर अपनी जगह से उछल कर रह गया था। इसके नीचे दानिर की और अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई तो एक झटके से इसे पीछे कर गई थी।
सॉरी सर, मेरा मतलब है कबीर, आता हूँ मैं कुछ देर में। वो दरअसल मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, इसे अस्पताल लेकर आया हुआ था। वो जल्दबाजी में बहाना बनाते हुए झूठ बोलने लगा तो दानिर ने इसे घूर कर देखा था। अभी शादी को तुम्हारे 3 दिन नहीं हुए, इसकी तबीयत अभी से खराब हो गई। तुम जरूरत से ज्यादा ही फास्ट आ रहे हो इंस्पेक्टर धुलकर। दूसरी तरफ से जवाब भी फौरन ही मिला था। हाँ, क्योंकि मैं हूँ इंस्पेक्टर कबीर। खैर, इस बारे में हम बहस बाद में करेंगे। फिलहाल मुझे अब तकरीबन 15 मिनट का वक्त दें, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। वो कहते हुए फोन बंद कर चुका था, जबकि फिर गुस्से से फोन जेब में डाल गया। घूरना बंद करो बीवी, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो। वो हिटलर मेरी जान खा जाएगा। वो बस मौका ढूंढता है मेरी बेइज्जती करने का। टाइम नहीं है। वो बेड से उतरता हुआ तेजी से वॉशरूम की तरफ भागा था, जबकि दानिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने कुछ सोचते हुए तेजी से अलमारी से इसकी यूनिफॉर्म निकाली थी, जो कि बहुत खूबसूरती से इस्त्री करके लटकाई गई थी। इसके अलावा 2-3 और यूनिफॉर्म्स भी थी, यानी वो एक्स्ट्रा कपड़े भी रखता था। इसके बाबा की तरह वो भी ऐसे ही थे, अपनी हर चीज को खुद तैयार करते थे। मामा को कभी भी उन्होंने कम से कम अपनी यूनिफॉर्म का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा था। यहाँ तक कि इनकी यूनिफॉर्म सब कुछ बाहर से धुला धुलाया आता था। यहाँ तक कि इनके बूट्स भी कोई आदमी पॉलिश करके जाता था। वो जल्दी जल्दी इसके कपड़े निकालते हुए इसके बूट तलाश करने लगे, जिसके लिए इसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़ी थी। जल्दी करो बीवी, टाइम नहीं है, वो हिटलर मुझे जान से मार डालेगा। वो बाहर निकलकर तेजी से भीगे बदन पर कपड़े पहनने लगा। इसका शावर तकरीबन 7 से 10 मिनट का था। अब खुद को तौलिए से सुखाने की गलती किए बगैर ही वो जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा था, जबकि इसके यूसुफ तौलिया लपेटकर बाहर निकलने पर दानिर ने फौरन चेहरा फेरा था। वो कपड़े पहनकर इसके करीब आते हुए नीचे से बूट निकालने लगा। जब इसे दूसरी तरफ चेहरा फेरे आंखों पर हाथ रखे देखा। ये क्या कर रही हो तुम? ओह, तो तुम मुझसे शर्मा रही हो, यानी कि शर्म हया के पर्दे अभी तक नहीं गिरे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरी 2 रातों की मेहनत जाया कर दी तुमने। वापस आकर मिलता हूँ तुमसे, तुम्हारी शर्म को आज मैं कैसे भगाता हूँ, ये तुम देख लेना। वो जल्दी से आईने के सामने आते हुए बालों में जल्दी जल्दी उंगलियां चलाने लगा, जबकि परफ्यूम उठाकर इसने जल्दी से खुद पर स्प्रे किया था। तकरीबन 5 मिनट में वो एक रोमांटिक शोर से एक डिसेंट पुलिस वाला बन चुका था। मिलता हूँ तुमसे शाम में। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, औरत आएगी सब वही काम करेगी, खाना भी बना कर जाएगी। तुम बस इसे बता देना कि क्या क्या करना है, और थोड़ा ध्यान रखना। काफी चालाक औरत है, चीजें इधर से उधर करने में वक्त नहीं लगाती, और कभी कभी चीजें गायब भी हो जाया करती हैं। वो इसे समझाते हुए अचानक इसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुका। इसकी सांसें घोट गया था। इसका अंदाज इंतहाई जारहाना था। वह इसके लबों से लिपटा काफी शिद्दत से इसके लबों को चूमते हुए अपनी बेरहमी इन पर दिखा रहा था। इसके नाजुक सुरख लब लहू छलकाने लगे थे, जबकि इसके मुंह की नरमाहट को पूरे हक से महसूस करते हुए वह तेजी से दरवाजे से निकल गया था। तानीर गहरी गहरी सांसें लेते हुए इसके पास आते दरवाजे को अंदर से लॉक करती वापस घर की तरफ आ गई थी। कल भी इसका सारा दिन यहाँ अकेले तन्हा गुजरा था, और आज भी इसका शायद यहाँ दिन तन्हा ही गुजरना था।